Welcome. The topic we are discussing in this session is translation. What is translation is basically we want to make a specific protein from the information of RNA. RNA पे information लिखा हुआ है उससे हमारे को प्रोटीन बनाना है. प्रोटीन क्या होता है? इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड. अब देखिए क्या होता है अगर मैं इसको आपको एक बेसिक रफ आइडिया दूं ये होने कैसे वाला है. सो फॉर एग्जांपल हियर इज द सेल, द न्यूक्लियस एंड द डीएनए. तो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है आरएनए के ऊपर. आरएनए ये इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में लेके आता है कुछ इस तरीके से. आरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की. जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है AUG, CUG, CCU, समथिंग लाइक दिस. ये जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. जैसे AUG जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मिथ्योनिन को. तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले मिथ्योनिन को अटैच करेंगे, फिर CUG किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है वो अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड अटैच करेंगे और इस तरीके से हम अमीनो एसिड की एक स्पेसिफिक चेंज बनाएंगे और इसको हम बोलेंगे प्रोटीन. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक डेफिनेशंस. वन इज कोडोन. व्हाट इज कोडोन इज? कोडोन इज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कोडोन का जिससे हम डेफिनेशन बना पाएंगे. जैसे कि AUG. AUG इज कोडोन ऑफ मिथ्योनिन. AUG है कोडोन ऑफ मिथ्योनिन. सो अगर मेरे को कोडोन की डेफिनेशन बनानी तो मैं ये बोल सकता हूँ AUG मतलब कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है. ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. सो आई कैन से कोडोन इज triplet nucleotide sequence which represent specific amino acid. Triplet nucleotide sequence which represent specific amino acid is called as codon. Then comes the genetic code. Genetic code क्या होता है? अगर मान लीजिए हम ऐसा करें कि वी हैव 22 अमीनो एसिड और हर अमीनो एसिड का कोडोन होता है. इनफैक्ट कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा कोडोन भी होते हैं. तो अगर मैं व्हाट वी डू इज वी राइट डाउन ऑल द 22 अमीनो एसिड्स, सारे 22 अमीनो एसिड के नाम लिख देते हैं और उसके सामने उसके कोडोन लिख देते हैं कि मिथ्योनिन का कोडोन ये है, इसका कोडोन ये है, किसी किसी अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडोन है तो वो भी लिख दिए. अगर हम एक पूरी लिस्ट बना देते हैं कोडोन की दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. द जेनेटिक कोड विल लुक लाइक दिस. दिस इज बेसिकली इज द होल सेट ऑफ कोडोन. इसमें सारे कोडोन आ गए कि कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनफैक्ट इफ यू सी लेट्स से फॉर दिस वन प्रोलीन, आप प्रोलीन को देखो. प्रोलीन इज रिप्रेजेंटेड बाय CCU, CCC, CCA, CCG. ये सब प्रोलीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर हम एक पूरा ऐसा सेट बना दें कि कौन से अमीनो एसिड के कौन कौन से कोडोन होते हैं, सारे कोडोन एक ही जगह लिख दें तो उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड. सो जेनेटिक कोड इज होल सेट ऑफ कोडोन. होल सेट ऑफ कोडोन इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड. ये जो जेनेटिक कोड था इसको बनाया था सर हरगोविंद खुराना एंड मार्शल नीरेनबर्ग ने. सो जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय सर हरगोविंद खुराना एंड मार्शल नीरेनबर्ग. Now what is the property of this genetic code? ये जो genetic code होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं. This is the first property that they are universal. यूनिवर्सल का मतलब है कि genetic code is applicable for everyone. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस से आपको जेनेटिक कोड दिखाता हूँ लेट्स से लाइक दिस. अगर मैं बोल रहा हूँ कि CCU जो है ये प्रोलीन को रिप्रेजेंट करता है, इट इज जस्ट नॉट इन ह्यूमंस. आप कुछ भी एनिमल कोई कुछ भी ले लो, चाहे आप आंट ले लो, स्नेक ले लो, स्कॉर्पियन, बफेलो, काऊ, कुछ भी ले लो, सबके अंदर CCU कहीं पे भी लिखा होगा इसका मतलब है प्रोलीन. सो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्पीशीज. सबके लिए एप्लीकेबल होता है सेम जेनेटिक कोड. दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है जेनेटिक कोड की कि एक अमीनो एसिड जो होता है जैसे मान लीजिए प्रोलीन अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं. वन अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोडोन. वन अमीनो एसिड
can be represented by multiple codon, and this is called as redundant. This property is called as redundant or redundancy. One amino acid can have more than one codon. और आप redundancy में देखो कि जो चेंज हो रहा है ना बेसिकली वो केवल लास्ट वाला हो रहा है, थर्ड वाला चेंज हो रहा है, फर्स्ट टू तो सेम है. एक अमीनो एसिड को हम एक से ज्यादा कोडोन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिडंडेंसी जो होती है इट डिपेंड्स ऑन द थर्ड न्यूक्लियोटाइड, डिपेंड्स ऑन द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडोन. जनरली थर्ड न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडोन. एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको उल्टी डायरेक्शन में करो, अगर मैं बोलूं कि CCG, कोई सा भी एक ले लो, CCG ले लिया, ये जो CCG है ये केवल और केवल प्रोलीन को ही रिप्रेजेंट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि एक कोडोन बहुत सारे अमीनो एसिड को भी रिप्रेजेंट कर सकता हो, नहीं. एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा. सो वन कोडोन कैन रिप्रेजेंट ओनली वन अमीनो एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस कोडोन जो होते हैं अनएम्बिगुअस होते हैं. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो पुराने जमाने में जो राजा होता था, उस राजा की बहुत सारी रानियां होती थी. वन किंग कैन हैव मल्टीपल क्वींस. दिस इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी. इसको बोलते हैं रिडंडेंसी. लेकिन एक रानी के एक ही राजा हो सकता है, एक ही राजा हो सकता है. एक राजा के बहुत सारी रानियां हो सकती है, लेकिन रानी के लिए एक ही राजा है. सो दिस रानी इज बेसिकली इट इज अनएम्बिगुअस. सो in the same way one amino acid can have multiple codon, this is called as redundancy. लेकिन एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, that is called as unambiguous. मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के have only one amino acid. मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन का एक ही have only one codon, not amino acid, only have one codon. सेरीन, ल्यूसीन एंड आर्जिनिन, इनके मैक्सिमम कोडोन्स हैं. They have maximum 6 codons. They have 6 codons each. देखो किसी भी अमीनो एसिड का एक कोडोन तो होना ही होना है. मैक्सिमम कोडोन जो देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं सेरीन, ल्यूसीन, आर्जिनिन के. इनके 6 कोडोन से, मतलब कि अगर मैं आपको टेबल में दिखाऊं, आप ल्यूसीन को देखो, ल्यूसीन यहां पे लिखा हुआ है. ल्यूसीन के ये 4 कोडोन तो है ही है, ल्यूसीन यहां पे भी लिखा हुआ है. So leucine के टोटल 6 कोडोन्स हैं. These are the 6 कोडोन्स which are representing leucine. So serine, leucine and arginine के 6 कोडोन्स होते हैं. जब भी हमारे को ट्रांसलेशन चालू करना होता है, ट्रांसलेशन मतलब कि when we want to make the protein, we have to start from a particular codon and we have to stop at a particular codon. अभी ये जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा. There is something called as starting codon. AUG जो होता है, this is considered as a starting codon. AUG. AUG किसको रिप्रेजेंट करता है? AUG रिप्रेजेंट करता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड को. सो जब भी हम ट्रांसलेशन चालू करेंगे, जनरली हम चालू करेंगे AUG से, और खत्म कहां पे होगा? खत्म होगा स्टॉप कोडोन्स पे, दैट इज UAA, UAG और UGA. दीज आर द स्टॉप कोडोन्स. जब भी ये कोडोन्स आते हैं तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है. नाउ ये जो UGA होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपल, ऑल्सो कॉल्ड एज ओपल. दिस इज called as amber and this is called as ochre. So ochre, amber, opal, these are the other names of these various stop codons. जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, तब मैंने आपको ये बताया था वी हैव 21st and 22nd अमीनो एसिड, जिनके नाम थे सेलेनोसिस्टीन एंड पाइरोलाइसिन. These are the recently discovered amino acids, 21st and 22nd. जो ये सेलेनोसिस्टीन था, इसका कोडोन हमने लिखा था UGA एंड पाइरोलाइसिन का था UAG. मतलब UAG जो होता है वो पाइरोलाइसिन को रिप्रेजेंट करता है, UGA सेलेनोसिस्टीन को करता है. और अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि UAG जो है वो स्टॉप कोडोन भी है, UGA भी स्टॉप कोडोन है. सो UGA जो है वो स्टॉप कोडोन की तरह काम भी करता है, एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कोडिंग कोडोन फॉर सेलेनोसिस्टीन. इन द सेम वे UAG जो है ये स्टॉप कोडोन की तरह भी काम कर रहा है और ये पाइरोलाइसिन के लिए भी काम करता है. सो ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन. नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये 2 कोडोन के साथ ऐसा हो रहा है. कभी कभी तो वो स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहे हैं, कभी वो सेलेनोसिस्टीन के लिए काम कर रहा है.
कभी कभी यूएजी जो है स्टॉप कोडन की तरह काम कर रहा है, कभी कभी पायरोलाइसिन के लिए काम कर रहा है. सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस विच आर देयर इन द जेनेटिक कोड, अदरवाइज कोई एक्सेप्शन नहीं है. सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड मतलब कि सारे कोडोन एक जगह लिख दो, उसको जेनेटिक कोड बोलते हैं. एक अमीनो एसिड का एक से ज्यादा कोडोन होता है, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी. लेकिन एक जो कोडोन होता है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस. मिनिमम एक कोडोन तो होना ही होना है. मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का एक ही कोडोन होता है. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं. किस किस के दिखते हैं 6 कोडोन? सेरीन, ल्यूसीन, आर्जिनिन के. बाकी के जो बच गए अमीनो एसिड, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे. स्टार्टिंग कोडोन और स्टॉप कोडोन क्या होता है? जब भी ट्रांसलेशन चालू होना है तो मिथियोनिन AUG से चालू करते हैं, और स्टॉप कोडोन होते हैं जहां पे जैसे ही आता है ट्रांसलेशन रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. नाउ वंस वी हैव दिस ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन, नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन होता कैसे. Now, if you will understand the translation, you will understand the mechanism of the several antibiotics. आपको बहुत सारे antibiotics के mechanism भी समझ में आ जाएंगे. So let's understand this. देखिए, ट्रांसलेशन करना है मेरे को, तो हमें एक बेसिक आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इसको बेसिकली करने कैसे वाले. एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में रहेगा ना, तो ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा. हम एक रफ आइडिया समझ लेते हैं कि ट्रांसलेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल, हियर इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए पे आ गई, और ये आरएनए बाहर आया. ये जो आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन लेके आया, इसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, दैट इज रिटन इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है AUG, फिर लिखा है CUG, फिर CCU, एंड लाइकवाइज कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है UAA. इस तरीके से जब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, तब आपको ये पता है कि AUG जो होता है, इट इज ए स्पेसिफिक कोडोन फॉर मिथियोनिन. तो जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो यहाँ पे मिथियोनिन अमीनो एसिड अटैच होना चाहिए. CUG जो होता है, दैट इज फॉर ल्यूसीन, तो ल्यूसीन अटैच होना चाहिए. CCU फॉर प्रोलीन, तो प्रोलीन अटैच होना चाहिए. और इस तरीके से चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाएगा, मतलब प्रोटीन बन जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये तो साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते रहते हैं. और मान लो ट्रांसलेशन आप कर रहे हो इस जगह पे, तो आपको सारे अमीनो एसिड यहाँ पे चाहिए, और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? tRNA. तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम ट्रांसलेशन चालू करने वाले होते हैं, तो हमें पता है कि हमें अमीनो एसिड चाहिएंगे, और जब हम ट्रांसलेशन चालू करते हैं उसके बाद हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो. तो व्हाट वी डू इज वी मेक देम रेडी. मान लीजिए जो 22 के 22 अमीनो एसिड है, ऑल द 22 अमीनो एसिड, वी विल टेल देम टू स्टैंड इन अ लाइन. साइड में उनको लाइन से खड़ा कर देते. दे विल बी सिटिंग ऑन देयर tRNA. उनके tRNA के ऊपर वो बैठे हुए हैं. द मोमेंट यू वांट एनी अमीनो एसिड, से फॉर एग्जांपल यू वांट मिथियोनिन, आप मिथियोनिन को बुलाओगे, tRNA फटाफट मिथियोनिन को लाके दे देगा, बिकॉज दे वर ऑलरेडी चार्ज्ड, दे वर ऑलरेडी लोडेड. सो द पॉइंट इज कि जब भी हमारे को व्हेनेवर वी वांट टू डू द ट्रांसलेशन, फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि सारे tRNA दे आर रेडी विद देयर अमीनो एसिड्स. दे कैन डिलीवर द अमीनो एसिड एनी टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सो द फर्स्ट स्टेप इज हमारे को सारे अमीनो एसिड को रेडी करना है, उनको tRNA के ऊपर बैठा के तैयार रखना है. So all the 22 amino acid will sit on their specific tRNA, and this process is called as the loading of the tRNA. Loading of tRNA, or I can say the charging of tRNA. Loading or charging of tRNA. Now when the loading or charging of tRNA occurs, in this process we require ATP, and that converts into AMP. And now the charged tRNA will be there, that is called as amino acyl tRNA. अमीनो एसिड जब tRNA के ऊपर बैठ जाएगा, तो इस एक्टिवेटेड tRNA को हम बोलते हैं अमीनो एसाइल tRNA. मैंने आपको पहले भी बताया था, एसाइल वर्ड का मतलब होता है एक्टिवेटेड. सो दिस इज अमीनो एसाइल tRNA, मतलब एक्टिवेटेड tRNA. इस अमीनो एसाइल tRNA को बनाने में हमारे को ATP लगता है, इसलिए इस एंजाइम का नाम हो जाता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटिस. अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटिस. आप मेरे को बताओ, ये जो लोडिंग होती है, ये जो चार्जिंग होती है, इसको कौन सा लूप रेगुलेट करता है? tRNA का कौन सा लूप इसको रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय द D लूप. मैंने आपको जब आरएनए पढ़ाए थे, आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, उसमें tRNA में मैंने आपको बताया था कि जब अमीनो एसिड tRNA के ऊपर चिपकता है, तो सही अमीनो एसिड सही tRNA के ऊपर अटैच होना चाहिए. इसको रेगुलेट कौन करता है? दैट इज रेगुलेटेड बाय द D लूप. सो हमने अभी के लिए क्या किया
कि ऑल द 22 टी आरएनएज आर स्टैंडिंग विद देयर अमीनो एसिड। अब मेरे को अगर कोई भी टी अमीनो एसिड चाहिएगा, मैं तुरंत उसको आवाज दूंगा, टी आरएनए उसको लेके आके हमें दे देगा। नाउ द स्टेप नंबर 2, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये जो पिंक कलर में बना हुआ है, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस से आया है, इंफॉर्मेशन लेके आया कि कौन सा अमीनो एसिड कहां पे अटैच करना है। मींस इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इट इज रिटन इन द ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड मैनर, कोडोन के फॉर्म में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये एमआरएनए अभी अभी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया। ये जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, इसके ऊपर राइबोसोम चिपक जाता है, मींस द आरआरएनए, इट इज गोइंग टू अटैच। सो एमआरएनए एंड राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन मशीनरी। सो द स्टेप नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मशीनरी। What is protein machinery is basically it is the ribosome with mRNA. राइबोसोम और mRNA आपस में चिपक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन मशीनरी। ये प्रोटीन मशीनरी बंद हो गई, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है। इस प्रोटीन मशीनरी को जो एक्टिवेट करने की जो की होती है, उसको हम बोलते हैं मार्कर सीक्वेंस। तो अब ये जो मशीन है, ये प्रोटीन की जो मशीन है, ये mRNA के ऊपर मूव करेगी, और ये किसको ढूंढ रही है? ये ढूंढ रही है मार्कर सीक्वेंस को। सो नाउ द स्टेप नंबर 3 विल बी सर्च ऑफ मार्कर सीक्वेंस। मार्कर सीक्वेंस को ढूंढा जाएगा। मार्कर सीक्वेंस, सो नाउ द स्टेप नंबर 3, द मशीन इज मूविंग एंड इट इज सर्चिंग द मार्कर सीक्वेंस। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मार्कर सीक्वेंस? प्रोकैरियोट्स का जो मार्कर सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस। कॉल्ड एज शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस। यूकैरियोट का जो मार्कर सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोजाक सीक्वेंस। सो अब ये मूव कर रहा है एंड इट विल रीच टू द मार्कर सीक्वेंस। जैसे ही मार्कर सीक्वेंस पे पहुंचेगा, जैसे ही मार्कर सीक्वेंस लोकेट होगा, ये मशीन अब एक्टिवेट हो जाएगी। ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे ये मशीन एक्टिवेट होगी, इसके अंदर से 3 रिसेप्टर्स बाहर निकलेंगे। सो नाउ द स्टेप नंबर 3, द सर्च ऑफ मार्कर सीक्वेंस। और जैसे ही मार्कर सीक्वेंस लोकेट होता है, वंस मार्कर सीक्वेंस इज लोकेटेड, once marker sequence is located, protein machinery is activated. प्रोटीन मशीनरी एक्टिवेट हो गई। अब ये जब प्रोटीन मशीनरी एक्टिवेट हुई, तो इस प्रोटीन मशीनरी के अंदर से 3 रिसेप्टर्स बाहर आते हैं। व्हाट आर द 3 रिसेप्टर्स दैट इज गोइंग टू कम आउट इज, दैट इज A, P and E। प्रोटीन मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है, और इस मशीन में से 3 रिसेप्टर्स बाहर आते हैं। सो आई कैन से स्टेप नंबर 4 इज फॉर्मेशन ऑफ A, P and E receptors। फॉर्मेशन ऑफ A, P and E साइट, 3 रिसेप्टर्स बाहर आते हैं। अब ये मशीन बिल्कुल एक्टिवेट हो गई है। नाउ अब ये मशीन उस mRNA पे और आगे घूमेगी। बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने इसको बाइफर, ये यहाँ से कंटिन्यूएशन है, ये यहाँ से लेके ये वापस यहाँ पे, इसको यहाँ से आप जोड़ दीजिए, ऐसा समझ लीजिए। सो हमने इस डायग्राम को, एक सिंगल लाइन में हो रहा है ये डायग्राम, लेकिन हमने इतना, वी डोंट वांट टू मेक अ सिंगल स्ट्रेच लाइन, सो हमने उसको बाइफरकेट कर दिया। सो नाउ दिस मशीनरी, अब ये एक्टिवेट हो गई, अब ये आगे घूमेगी, एंड नाउ इट कैन अटैच द अमीनो एसिड्स। आपको मैंने बताया था कि जब भी हमको ट्रांसलेशन चालू करना है, वी हैव टू हैव द स्टार्टिंग कोडोन। अब ये मशीन एक्टिवेट हो गई है, ये मशीन अब आगे की तरफ घूमेगी, दिस विल गो फॉरवर्ड। बेसिकली ये आगे इसलिए जा रही है, ये ढूंढ रही है द स्टार्टिंग कोडोन। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी रैंडम कोडोन का जो अमीनो एसिड है वो आके अटैच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। द स्टार्टिंग कोडोन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज AUG। तो अब जैसे ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद ये आगे और चलेगी। अब ये किसको ढूंढ रही है? ये ढूंढ रही है स्टार्टिंग कोडोन को। सो नाउ द स्टेप नंबर 5 इज सर्च ऑफ स्टार्टिंग कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन की सर्च की जा रही, तो मशीन आगे जाएगी, और जैसे ही AUG लोकेट हो जाएगा, नाउ द अमीनो एसिड विल स्टार्ट अटैचिंग। द फर्स्ट अमीनो एसिड विल स्टार्ट अटैचिंग बिकॉज AUG रिप्रेजेंट्स मिथ्योनिन। AUG जो होता है मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करता है, तो मिथ्योनिन आके अटैच होगा। द मिथ्योनिन विल कम एंड विल अटैच। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो 3 रिसेप्टर्स आए थे, इनका फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है कि इन तीनों रिसेप्टर के हम फंक्शन समझे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ A साइट, P साइट एंड E साइट? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ फैक्ट्री।
अगर आपने कभी एक फैक्ट्री का लेआउट देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है। एक तो होता है एंट्री गेट, जहां से ट्रक्स अंदर आते हैं, लोडेड ट्रक्स अंदर आते हैं जिसके ऊपर सामान रखा होता है। देन यहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जहां पे ट्रक्स अनलोड हो जाते हैं, और जैसे ही ट्रक्स अनलोड हो जाते हैं, मतलब ट्रक्स खाली हो गए, और ये खाली ट्रक्स जो होते हैं फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो बेसिकली किसी भी फैक्ट्री में तीन चीजें हो रही है, एक तो एंट्री हो रही है, दूसरी प्रोसेसिंग हो रही है, और तीसरा एग्जिट हो रहा है। इन द सेम वे तीन रिसेप्टर्स हैं APE। ए से एंट्री होती है, पी से प्रोसेसिंग होती है, और ई से एग्जिट होता है, ई से एग्जिट होता है। सो हियर यू कैन सी वी हैव थ्री रिसेप्टर्स AP और E, और जिस रिसेप्टर का जो काम है वो वही करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ए रिसेप्टर का क्या काम है? ए इज द अटैचमेंट साइट ऑफ द एक्टिवेटेड tRNA, द लोडेड tRNA। ए पे क्या अटैच होगा? लोडेड tRNA जो है, लोडेड ट्रक्स जो है वो अंदर आएंगे। दैट इज ओनली एरिया फ्रॉम वेयर द लोडेड tRNA कैन कम एंड कैन अटैच। नाउ बिकॉज द कोडोन was AUG, so which tRNA was supposed to come? The tRNA with the methionine amino acid was supposed to come, और हमने सारे अमीनो एसिड को tRNA के ऊपर बैठा के खड़ा कर रखा था। तो अब हम मिथ्योनिन को आवाज लगाएंगे कि तुम आ जाओ। सो द tRNA विथ मिथ्योनिन विल कम, ये आएगा, ये आएगा, और जब ये आएगा इट विल अटैच ऑन द A साइड। सो नाउ वंस इट विल अटैच द इमेज विल लुक लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मिथ्योनिन आया और यहाँ पे आके अटैच हो गया, मिथ्योनिन वाला tRNA आया और A साइट पे अटैच हो गया। सो वी हैव अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ A साइट। A साइट का फंक्शन समझ में आ गया। A साइट इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड tRNA। अटैचमेंट ऑफ द एक्टिवेटेड tRNA। नाउ हमने पहला अमीनो एसिड अटैच कर दिया। अब ये पूरी मशीन जो है इट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोडोन, अगले कोडोन की तरफ ये जाएगी। अगला कोडोन जो आने वाला है दैट इज CCU। CCU रिप्रेजेंट करता है, मान लो प्रोलीन को, ये हमें याद नहीं रखना है, ये केवल एग्जांपल है। CCU रिप्रेजेंट करता है प्रोलीन को। तो अगला अमीनो एसिड जो अटैच होगा दैट इज प्रोलीन। आपको मैंने एक चीज बताई थी, केवल एक ही ऐसी साइट है जिसके ऊपर लोडेड tRNA आ सकता है, दैट इज A साइट। लुक एट द स्टेप नंबर 5। जब स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हुआ है तो आप देखो A साइट जो है उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? A साइट के ऊपर कौन बैठा हुआ है? tRNA विथ मिथ्योनिन। अगर आप एज इट इज आगे चले गए, अगर एज इट इज आगे चले गए तो A साइट ब्लॉक रहेगा, नया tRNA आ ही नहीं सकता। तो ध्यान से सुनना, जब भी आप एक कोडोन से नेक्स्ट कोडोन की तरफ जाओगे आपको मेक श्योर करना है कि A साइट फ्री हो जाए, तो ही अगला कोडोन वापस आ सकता है, मींस अगला अमीनो एसिड आ सकता है। सो जब भी हम मशीन को एक जगह से आगे लेके जाते हैं, व्हाट वी डू इज व्हाटएवर इज देयर ऑन द A साइड, जो भी A साइड पे होता है उसको शिफ्ट कर देते हैं P साइड पे। सो व्हेन दिस मशीन इज मूविंग फ्रॉम द AUG टू द नेक्स्ट कोडोन, जब ये स्टेप नंबर 6 हो रहा था, जब ये मशीन आगे 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 जा रही थी, तो जो भी A साइड पे था उसको फटाफट P पे शिफ्ट कर देते। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो आप देखो मिथ्योनिन जो है वो P पे आ गया और A साइड खाली हो गई है। A साइड खाली हो गई तो बहुत ही अच्छा है, जो अगला tRNA वो बहुत आसानी से आ सकता है। सो द नेक्स्ट tRNA दैट वाज सपोज्ड टू कम वाज द प्रोलीन। तो हमने प्रोलीन को आवाज लगाई, द स्टेप नंबर 7, प्रोलीन को आवाज लगाई और ये प्रोलीन वाला tRNA आके यहां पे अटैच हो गया। प्रोलीन वाला tRNA कुछ इस तरीके से यहां पे आके अटैच हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये जो मिथ्योनिन और प्रोलीन, ये जो दो अमीनो एसिड आए, अब हमारे को इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, क्योंकि वी वांट टू मेक अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। दैट वाज द होल एंड सोल आइडिया बिहाइंड दिस, कि हमें चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो अब मुझे मिथ्योनिन और प्रोलीन, मेरे पास दो अमीनो एसिड आ गए, इन दोनों के बीच में मेरे को पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा कौन? सो नाउ कम्स द स्टेप नंबर 8। हियर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द डायग्राम, द स्टेप नंबर 8। Step number 8, that is going to be the peptide bond formation. और ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज वाया P साइड। ये P साइड बनाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? P साइड बनाएगा। सो अब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। हियर यू कैन सी इन द ग्रीन कलर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। नाउ दिस यूनिट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोडोन, नेक्स्ट कोडोन की तरफ जाएगी। हमें मेक श्योर करना है कि जब हम नेक्स्ट कोडोन की तरफ जा रहे हैं तो विच साइड हैज टू बी फ्री? A साइड। A साइड को फ्री करना है, तो जो भी आपका A साइड पे पड़ा है उसको आप शिफ्ट कर दोगे P साइड पे।
जो भी आपका ए पे पड़ा उसको पी पे भेज दो. सो जब आप नेक्स्ट कोडोन पे पहुंचे, CUG तक पहुंचे, तो आप देखो पी साइड पे 2 अमीनो एसिड आ गए, मिथ्योनिन और प्रोलिन. ए साइड फ्री पड़ा है. द नेक्स्ट कोडोन वाज CUG विच वाज रिप्रेजेंटिंग ल्यूसीन, और अब हमने आवाज दी ल्यूसीन वाले tRNA को कि भाई तू आ जा. नाउ द स्टेप नंबर 10 विल अकर. ये आएगा, ये आके यहाँ पे अटैच हो गया, इसके ऊपर ल्यूसीन लगा हुआ है. अब इस तरीके से अमीनो एसिड आते जा रहे हैं और हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहे हैं. अब अमीनो एसिड तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन जो उसको लेके आया था tRNA, उसका कुछ काम नहीं है. उस tRNA को हम वापस भेज देते हैं. जब tRNA अमीनो एसिड को लेके आता है तो अमीनो एसिड तो हम रख लेते हैं. अब tRNA खाली हो गया तो उस tRNA को बाहर भेज दिया जाता है. और ये tRNA बाहर कहां से जाएंगे? दे विल एग्जिट फ्रॉम द ई साइड. ई साइड से बेसिकली एम्प्टी tRNA बाहर निकलते रहते हैं. जिस भी tRNA ने अपना अमीनो एसिड दे दिया वो एम्प्टी हो गया और अब वो इधर से बाहर निकलता रहता है. तो अब हमें यह समझ में आ गया कि ई साइड का क्या फंक्शन है. ई साइड का फंक्शन है एग्जिट ऑफ एम्प्टी tRNA. एम्प्टी tRNA यहां से बाहर निकलते रहता है और अब ये प्रोसेस चलता रहेगा. इधर से अमीनो एसिड आएगा ए साइड पे, पी साइड से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और जो एम्प्टी tRNA वो ई साइड से बाहर निकलते रहेंगे. सो द फंक्शन ऑफ 3 साइड्स वेरी इंपॉर्टेंट. ए is for the attachment of the active tRNA, P is for peptide bond formation, and E is for the exit of empty tRNA. Now, step number 10 हुआ. Step number 11 will be peptide bond formation. मैं केवल ये नंबर्स लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा. 11 हो गया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस यूनिट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोडोन, दैट इज द स्टेप नंबर 12. जब ये पूरा यूनिट नेक्स्ट कोडोन की तरफ जाएगा तो जो भी यहाँ पे ए साइड पे पड़ा है उसको हम पी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो ये पूरी यूनिट जब नेक्स्ट कोडोन की तरफ जा रही थी तो जो ए पे पड़ा था उसको पी पे आ गया. तो अब आप देखो पी साइड पे 3 अमीनो एसिड आ गए, मिथ्योनिन, प्रोलिन, ल्यूसीन, और हमने एक चेन बना दी अमीनो एसिड की. अब ये बनता रहेगा. इस तरीके से चेन बनती रहेगी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की. ये प्रोसेस चलता रहेगा. अब नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आप देखो नेक्स्ट कोडोन आ रहा है UAA. UAA तो स्टॉप कोडोन है. जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है ट्रांसलेशन वहीं रुक जाता है. जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा ट्रांसलेशन विल बी टर्मिनेटेड. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द स्टेप नंबर 13. जैसे ही स्टॉप कोडोन एनकाउंटर हुआ, द मोमेंट स्टॉप कोडोन एनकाउंटर हुआ, ये जो आपने अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनाई है ये यहां से अलग हो जाती है. दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड दिस विल कम लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड. This is the immature protein that you have made. This is the immature protein. This is the chain of amino acid that you have made. This is called as immature protein, or this is also called as the polypeptide chain. हमने polypeptide chain बना दिया, immature protein बना दिया. अब इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये मैच्योर हो जाएगा. क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? दैट इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 14. वी आर गोइंग टू डू सम मॉडिफिकेशन सच एज स्ट्रीमिंग, ग्लाइकेशन, फॉस्फोराइलेशन. कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. इसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. जब हमने पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किया, ये जो इमेच्योर प्रोटीन था ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर प्रोटीन में. सो दिस इज हाउ द ट्रांसलेशन अकर्स. इस पूरे ट्रांसलेशन में आपको ये इतनी स्टेप्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है. 1 में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, कुछ नहीं है. इसको दिमाग में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है. 3 चीजों के फंक्शन पता होने चाहिए. इस मशीन के अंदर 3 फंक्शन है, ए, पी और ई. ए से क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ द एक्टिवेटेड tRNA. पी का फंक्शन होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना और ई का फंक्शन होता है एम्प्टी tRNA को एग्जिट कराना. दीज आर द 3 फंक्शंस. और बाकी ये मशीन आगे चलती रहेगी और अमीनो एसिड नए जुड़ते जाएंगे टिल द पॉइंट यू एनकाउंटर द स्टॉप कोडोन. अब ये जब मशीन आगे जाती है ना तो इसको आगे धक्का कौन देता है? वी रिक्वायर सम फैक्टर्स. ये मशीन जब मैंने आपको बोला ना यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई, ये कौन लेके जाता है? ये लेके जाता है समथिंग कॉल्ड एज इलोंगेशन फैक्टर्स. तो हर एक स्टेप में इलोंगेशन फैक्टर काम करता है. EF आप हर एक स्टेप में लिख सकते हो. EF का रिक्वायरमेंट होता है, इलोंगेशन फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है. विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन फैक्टर ये मशीन आगे चलती रहती है टिल द पॉइंट यू एनकाउंटर द स्टॉप कोडोन. जैसे स्टॉप कोडोन आता है ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपने बनाया वो रिलीज हो जाता है और दैट इज कॉल्ड एज द इमेच्योर प्रोटीन. उसको मैच्योर कर दिया जाता है. कुछ मॉडिफिकेशन करके उसकी ट्रिमिंग कर देते हैं, उसके ऊपर ग्लूकोज ऐड कर देते हैं. सम मॉडिफिकेशन वी डू एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैच्योर प्रोटीन. नाउ what is the pharmacological and clinical correlations are there when it comes to this particular point?
देखिए, अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और उसके अंदर आप ट्रांसलेशन को बंद कर दो, अगर बैक्टीरिया ट्रांसलेशन नहीं कर पाए तो बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मेरे को बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है तो उसकी ट्रांसलेशन को रोकना पड़ता है. एंड वी हैव सर्टन ड्रग्स which can inhibit the translation of the bacteria. What are these drugs? There is a drug which inhibits the attachment of the tRNA. आपको पता है tRNA कहाँ पे अटैच होता है? A साइट पे. तो एक ऐसी दवाई होती है जो tRNA को A साइट पे अटैच ही नहीं होने देती. अगर tRNA A साइट पे अटैच ही नहीं कर पाएगा तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा. एंड द नेम ऑफ दैट ड्रग इज टेट्रासाइक्लिन. Tetracycline. This is a tRNA attachment inhibitor. There is a drug. What that drug is going to do is that is going to inhibit the peptidyl transferase activity. Peptidyl transferase वो एंजाइम है, peptidyl transferase वो मॉलिक्यूल है that is found in the P site. Peptidyl transferase जो होता है it is found in the P site. P site पे मिलता है peptidyl transferase. ये क्या करता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है. अगर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो अगर अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो अगेन वी कांट मेक द चेन ऑफ अमीनो एसिड. सो इफ यू इनहिबिट द P site, basically you are inhibiting the peptidyl transferase, or I can say you are inhibiting the peptide bond formation. So there is a drug जो P site को ब्लॉक करता है, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देता, और उस ड्रग का नाम है क्लोरामफेनिकोल. क्लोरामफेनिकोल, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो. फेविकोल का काम होता है बॉन्ड बनाना, फेविकॉल इस बॉन्ड बनाना. ये फेविकोल नहीं है, ये तो फेनिकोल है, ये तो फेविकोल नहीं है. फेविकोल नहीं है मतलब बॉन्ड नहीं बनाने देगा. बेसिकली ये P साइड को बंद कर देगा जिससे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा. हमने एक और चीज सीखी थी कि जब भी हम एक कोडोन से नेक्स्ट कोडोन की तरफ जा रहे थे तो जो भी A साइड पे पड़ा होता था उसको P पे शिफ्ट करते थे. इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, सी हियर, लुक एट द स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 को देखिए, दो जगह पे मैंने 6 लिखा हुआ है. जब हम मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे तो जो भी A पे पड़ा था उसको P पे शिफ्ट करना था. हम चाहते हैं कि A खाली हो जाए तभी नया tRNA आ सकता है. अगर ये शिफ्टिंग नहीं हो, जो A पे पड़ा है वो A पे ही पड़ा रह जाए तो फिर A साइड ब्लॉक रहेगा, नया tRNA आ ही नहीं सकता. सो देर इज अ एंटीबायोटिक, देर इज अ ड्रग, वो क्या करता है? दैट इज गोइंग टू इनिबिट द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम A साइड टू P साइड. जो A पे पड़ा है उसको P पे आने ही नहीं देता. द नेम ऑफ सच ड्रग इज क्लिंडामाइसिन. क्लिंडामाइसिन. So these are the some of the antibiotics that works on the ट्रांसलेशन मशीनरी. ट्रांसलेशन को इनिबिट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर. दीज आर द बैक्टीरियल ट्रांसलेशन इनिबिटर्स. आप देखो ये जो ड्रग्स है ना, ये बैक्टीरिया को मार नहीं दिए. नन ऑफ दीज ड्रग्स आर किलिंग द बैक्टीरिया. व्हाट दीज ड्रग्स आर डूइंग इज कि ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बनने देते, और बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा. आपने फार्मा में पढ़ा है एंटीबायोटिक दो टाइप के होते हैं, या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं या ग्रोथ को रोकते हैं. जो बैक्टीरिया को मार देते हैं जो ड्रग्स उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, और जो ग्रोथ को रोकती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक. तो ये जो एंटीबायोटिक है विच आर इनिबिटिंग द ट्रांसलेशन, दीज आर द बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स. दीज आर द बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स. देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच कैन इनिबिट द ट्रांसलेशन इवन इन ह्यूमंस. मेमेलियन प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर भी होते हैं, जैसे कि पूरोमाइसिन. अब पूरोमाइसिन क्या है? पूरोमाइसिन एक टॉक्सिन एक्चुअली. ये पूरोमाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है, इट लुक्स लाइक tRNA. ये tRNA जैसा दिखता है. तो ये क्या करता है? ये इट्स लाइक अ बहुरूपिया. ये बहुरूपिया जैसा है. इट लुक्स लाइक tRNA. सो व्हाट इट विल डू इज, ये पूरोमाइसिन ये जाके A साइट पे जाके चिपक जाता है, क्योंकि A साइट कंफ्यूज हो जाती है पूरोमाइसिन को देख के कि ये पूरोमाइसिन है या tRNA. उसको लगता है tRNA. तो पूरोमाइसिन A साइट पे जाके चिपक जाता है और A को ब्लॉक कर देता है. इफ यू ब्लॉक A साइट, द ओरिजिनल tRNA कैन नॉट कम and the translation cannot happen. So puromycin is a structural analog of tRNA, is a structural analog of tRNA, hence blocks A site. A site को ब्लॉक कर देता है. जो पूरोमाइसिन होता है वो tRNA जैसा दिखता है. ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. पूरोमाइसिन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ विच आरएनए. पूरोमाइसिन किसके जैसा दिखता है? tRNA जैसा दिखता है. तो ये जाके A साइड पे बैठ जाता है और A साइड को ब्लॉक कर देता है, तो फिर ओरिजिनल tRNA आ ही नहीं पाता. देन वी हैव डिप्थेरिया टॉक्सिन. डिप्थेरिया टॉक्सिन कैसे काम करता है? डिप्थेरिया टॉक्सिन इनिबिट्स इलोंगेशन फैक्टर 2. इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनिबिट कर देता है. मैंने आपको बताया था कि
ये जो मशीन होती है एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाती है विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन फैक्टर्स। अगर आप इलोंगेशन फैक्टर को स्टॉप कर दोगे तो ये मशीन आगे नहीं जाएगी, ट्रांसलेशन नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ द डिप्थीरिया टॉक्सिन वर्क्स। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर इलोंगेशन फैक्टर को बंद कर देता है, जिससे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। नाउ दीज आर द वेरियस कनेक्शन विद द माइक्रोबायोलॉजी एंड द फार्माकोलॉजी। एक और पॉइंट लिखते हैं यहां पे, फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन डायरेक्टली 0 ATP रिक्वायर्ड। अभी मैं आपको समझा दूंगा ये इसका क्या मतलब है, आप एक बार लिख लीजिए। फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन डायरेक्टली 0 ATP इज रिक्वायर्ड, बट इनडायरेक्टली 3 ATPs और 4 phosphate group is required. Directly 0 ATP is required, but indirectly 3 ATPs are required, 3 ATP or 4 phosphate. What is the meaning of this direct or indirect? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कितनी एनर्जी लगती है? अगर वो पूछते हैं डायरेक्ट कितनी एनर्जी लगी, 0। इनडायरेक्ट कितनी लगी, 3 ATP। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? सी हियर, say for example right now the year is going on 2023. Let's take an example of one student, Dr. Bablu. What happened was Bablu ने एग्जाम क्लियर कर लिया, नीट पीजी क्लियर कर लिया, एंड ही हैज बिकम सेटल्ड इन हिज ओन होम सिटी, और वहाँ पे ही इज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट डाउन द लाइन 20 ईयर्स, 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 2043। आफ्टरनून का टाइम है, बबलू ने अपने घर पे कुछ इस तरीके का सेटअप लगा रखा है। ही इज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है, आफ्टरनून में घर पे आ जाता है, और उसके घर में एक साइड में छोटा सा कमरा है विच इज हिज क्लिनिक एक्चुअली। तो वो घर पे सोता है दिन में, अगर कोई बाई चांस आके बेल बजाएगा क्लिनिक का तो ये उठ के जाके देख लेता है। तो व्हाट हैपेंड वाज, एक बिजनेसमैन आया बबलू को दिखाने के लिए, उसने रिंग बजाई, इट वॉज अराउंड 4 PM इन द आफ्टरनून। बबलू बड़ी मुश्किल से उठ के गया और पेशेंट को एग्जामिन किया, और जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना था वो उसने लिख दिया, और बबलू ने अपनी कंसल्टेशन फीस ले ली, से फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपीज़। तो वो जो बिजनेसमैन था उसको लगा यार ये डॉक्टर साहब के तो बढ़िया काम है, कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ना इन्होंने कोई अलग से शॉप रेंट पे ले रखी, ना इनके घर पे कोई अलग से उस क्लिनिक के लिए कोई काम कर रहा है वर्कर, ना कोई अलग से लाइट बिल आ रहा है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनको तो फ्री के 12,000 रुपये मिल गए, जीरो इन्वेस्टमेंट पे 12,000 रुपये मिल गए, जीरो इन्वेस्टमेंट है। इस बिजनेसमैन को ये नहीं पता 20 साल पहले जो फीस कॉलेज में भरी, जो दारू पी, जो क्लब गए, जो बीड़ी पी, उन सब में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट ही कांट सी, दैट वाज अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो केवल क्या देख पा रहा है, वो तो केवल ये फ्रेम देख पा रहा है, तो केवल वहां पे देखेंगे तो यस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बट अगर आप इनडायरेक्ट देखो तो कितना सारा इन्वेस्ट किया था आपने, राइट, सो मच वी हैव इन्वेस्टेड। सो इन द सेम वे लुक एट हियर एंड लुक एट द स्टेप नंबर 8। अगर आप खाली स्टेप नंबर 8 को देखो, स्टेप नंबर 8 है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर खाली स्टेप नंबर 8 को देखेंगे तो कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कोई एटीपी नहीं चाहिए। बट स्टेप नंबर 8 तक पहुंचने के लिए हमने कितना सारा एनर्जी यूज किया, उस मशीन को आगे 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 धक्का दिया, वहां तक लेके गए, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो इसमें 3 एटीपी लग जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे स्टेप नंबर 8, 0 एटीपी इज रिक्वायर्ड, बट इफ यू गो हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड इन द बैक साइड, 3 ATPs. So that is what is written is in the peptide bond formation directly 0 ATP is required, but indirectly 3 ATP or 4 phosphate group is required. So this is all about the translation, but the most important point that I want you to convey and to understand is ये process इतना important नहीं है। आपको जो सबसे important चीज समझनी है, A, P और E का फंक्शन। A का फंक्शन है अटैचमेंट ऑफ द एक्टिव tRNA, P का फंक्शन है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, और E से एग्जिट ऑफ एम्प्टी tRNA। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रांसलेशन। बाकी तो इट्स मोर और लेस द सेम स्टोरी, ये मशीन आगे 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 जाएगी, नए नए अमीनो एसिड आते जाएंगे अटैच होंगे टिल द पॉइंट यू रीच टू द स्टॉप कोडोन। जैसे स्टॉप कोडोन आएगा सारा मशीन डिसमेंटल हो जाएगा और अमीनो एसिड की चेन बाहर निकल जाएगी विच यू हैव मेड। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। थैंक यू।